कंसेप्ट है उनको सके। तो ठीक है जी, हम चालू करते हैं हमारे प्रोसेस को और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पे क्या है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को पढ़ के कम से कम 1 से 1.5 मिनट में आप इसका आंसर जल्दी से दे दें। जो गाय से खाना वाना बना आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट और अ क्लाइंट विद इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट, the nurse should observe which of the following principle, select all that apply। मतलब जो करेक्ट हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आंसर देना है। तो जल्दी से पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसका प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है। वेलकम बच्चों, स्वागत है। जल्दी से करिए बच्चे, आंसर दीजिए। वेलकम हो गया। अब अपन चालू करते हैं डिस्कशन। आज कतरा आम खाओ 3-4 दिन में खाओ, चला गर्मी है ना। जब वेलकम जो रिश्तेदार आया था जल्दी तो भाई यहीं आ जाओ। अब फिर कोई आओ तो थे जानो तो बालक भाई बालक से वहाँ कर तो बटान तो कोई ले रहा हो ना, कोई आपा चोको न लाके देता है सब। ये बालक से तो काइन का ले ही आ जैसे तू आम लिया 1 किलो आम 1 किलो दोनों भाई उसको अप्लाई करना है। चला गर्मी हो जाएगी सुनील और ये मैं खजूर से घनी सारी आ रही है इधर मत तोले साला वहाँ को खा यार कोई। फिर मैंने से ना उठा जगदीश वितरित कर दी 2-3-4 स्टाफ को दे दिया। वो साला गर्मी हो जाएगा जो तो घनी गर्मी मनोज पाटीदार बहुत ज्यादा गर्मी कर आटा तो दे दा यहाँ का चक्कर तो अराउंड 60% अरे तो गाँव रह रहा होगा नहीं तो छोरा छोरी वास्तव में देख वाला एक छोरा छोरी था। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कोशिश करो सभी आंसर देने का और कोशिश ये भी करो कि कम से कम 1 से 1.5 मिनट में ही आंसर दिया जाए। ऐसी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है ताकि आप अच्छे से एग्जाम के अंदर भी आंसर दे पाए। दूसरी बात का है पहले यहाँ बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं बच्चे। ये जो क्वेश्चन था वो इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट है एक पेशेंट के अंदर जो वार्ड के अंदर एडमिट है। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के अंदर इंटरनल रेडिएशन इम्प्लांट है और आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी चीजें जो करेक्ट है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे 2, 3 और 4 है वह आंसर बोल रहे हैं। और जिन्होंने 2, 3, 4 बोला है कीपिंग प्रेग्नेंट वुमन आउट ऑफ द क्लाइंट रूम, प्लेसिंग द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम विद प्राइवेट बाथ, wearing a lead shield when प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्लाइंट केयर। देखिए याद रखिए जो रेडिएशन थेरेपी होती है बच्चे, रेडिएशन थेरेपी में 2 इम्पोर्टेंट बात है। रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और दूसरा होता है बेटा आप बोल सकते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और उसी का नाम है ब्रैकीथेरेपी, टेलीथेरेपी। अब आप सुनिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को तो आपने आंसर सही दे दिया है लेकिन इसके द्वारा मैं रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लैरिफाइड करने का कोशिश करूंगा। आप प्लीज बने रहिए और समझने का कोशिश करिए। पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊं। जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीथेरेपी। क्या बोलते हैं साहब, टेलीथेरेपी। और जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकी थेरेपी बोलते हैं, शॉर्ट थेरेपी बोलते हैं, क्लोज थेरेपी बोलते हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर आपके पास सील्ड और अनसील्ड सोर्स होंगे जिनको हम यूज करेंगे और उन सोर्स को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर सोर्स है उसको आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर लगाया है या डाला है तो उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो इंडिविजुअल इंटरनल रेडिएशन थेरेपी रिसीव कर रहा है वह इंडिविजुअल
तब तक सोर्स ऑफ रेडिएशन बोला जाएगा जब तक सोर्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, वहाँ पे तो इंडिविजुअल को हम तैयार करके भेजेंगे रूम के अंदर, जहाँ पे प्रोसीजर होएगा, वहाँ पे इंडिविजुअल फॉर अ व्हाइल स्टे करेगा, वहाँ पे मशीन होएगा जो लीनियर एक्सेलरेटर होता है, वहाँ से कोबाल्ट 60 और साइलोट्रॉन सब अलग अलग मशीन होते हैं, उनके सामने इंडिविजुअल एक्सपोज होएगा और फिर वहाँ पे रेडिएशन डिलीवर होएगा और फिर वो इंडिविजुअल वापस आता है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन इंटरनल की ये बात नहीं है। इंटरनल का मतलब ये है कि जब तक उसकी बॉडी में रेडिएशन का सोर्स मौजूद है तब तक वह व्यक्ति अपने आप में ही सोर्स है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग कंसिडरेशन ये है कि जब आप इंटरनल रेडिएशन थेरेपी वाले इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं तो आपके मन में ये विचार होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मन में ये विचार होना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल जिसके अंदर इंटरनल रेडिएशन का इम्प्लांट है या जिसको हमने इंटरनल रेडिएशन दे रखा है, जब तक वह सोर्स उसकी बॉडी में मौजूद है तब तक वह व्यक्ति बोला जाएगा एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। और जब भी आप उससे डील करेंगे तो आप कम से कम 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को ध्यान में रखेंगे। एक तो है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है शील्डिंग। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तीसरा क्या है बेटा? शील्डिंग। इन 3 प्रिंसिपल को आप ध्यान में रखते हुए केयर देंगे उस व्यक्ति को जिसको इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। मतलब जितना कम हो सके उतना टाइम आप एक्सपोज होइए, जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो सके उतने डिस्टेंस पे आप रहिए, और जब भी आप उस इंडिविजुअल के सामने अप्रोच करेंगे तो एटलीस्ट यू हैव टू यूज बैरियर। आपको शील्डिंग यूज करना चाहिए, आपको लेड अप्रॉन यूज करना चाहिए ताकि आप रेडिएशन के विक्टिम ना बने। तो मेनी टाइम आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, आपको एग्जाम में पूछता है कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी वाले इंडिविजुअल को जब हम डील करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल कौन से हैं? 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल कौन से हैं जिनके बारे में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नॉलेज होना चाहिए? तो वो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन से बेटा? एक तो है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा क्या है? शील्डिंग। तीसरा क्या है? शील्डिंग। शील्ड यूज करनी है, ठीक है जी। तो जो मिस्टर अमेरिका यूज कर रहा है वैसी नहीं, आप शील्ड यूज करेंगे, लेड अप्रॉन यूज करेंगे शील्डिंग के लिए। डिस्टेंस कितना रखेंगे? तो एटलीस्ट आपको 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। एटलीस्ट आपको 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। टाइम की बात आती है तो बोला गया है कि 8 आवर की शिफ्ट के अंदर 8 घंटे की शिफ्ट में कम से कम आप 30 मिनट एक्सपोज हो सकते हैं। तो 30 मिनट एक्सपोजर है वो जनरली कंसिडर करा गया है। तो बेसिक प्रिंसिपल तो ये 3 है। अब देखिए कि इनमें से क्या चीजें गलत थी। पहला लिखा था कि लिमिटिंग द टाइम विद द क्लाइंट टू 1 आवर। बेटा 1 आवर नहीं, वो कितना होना चाहिए था? 30 मिनट्स। तो 2 पड़ जाता तो फिर कीपिंग प्रेग्नेंट वुमन आउट ऑफ द क्लाइंट रूम, ये एकदम सही है। याद रखिएगा, जो भी प्रेग्नेंट है, नंबर 1, जो भी प्रेग्नेंट है, चाहे वह हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, चाहे वह कोई रिलेटिव हो, उसको अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप जानते हैं रेडिएशन के सामने जब वो एक्सपोज होगा तो उसके वूम के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको भी रेडिएशन का हजार्ड हो सकता है। तो हम हमेशा प्रेग्नेंट वुमन को, जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम है, जो बूढ़े लोग हैं, जिनमें डेबिलिटेटिंग डिजीज है, उन सबको आप अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तो सही बात है भैया। प्लेसिंग द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम विद प्राइवेट बात, हाँ जी, जो व्यक्ति जिसको हम इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं उस व्यक्ति को जनरल वार्ड में नहीं रखते हैं, उस व्यक्ति को आप प्राइवेट रूम में ही रखते हैं। इसलिए प्राइवेट रूम में रखते हैं क्योंकि प्राइवेट रूम की दीवारों के अंदर वो सीमित रहेगा, तो कम से कम उसकी वजह से कोई और व्यक्ति विक्टिम नहीं बनेगा। तो हमेशा याद रखना, उसका रूम प्राइवेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। नंबर 3, दरवाजे के बाहर एक सिंबल होना चाहिए, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि अंदर जो व्यक्ति है उसको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, मतलब अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन मौजूद है। चौथी बात, अंदर सभी को अलाउ नहीं करना है। 5वीं बात, कोई भी जाता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है। 6ठी बात,
कोई भी जाता है तो शील्डिंग यूज करनी है। सातवीं बात, कम से कम समय तक एक्सपोज हुई और मैक्सिमम 30 मिनट तक आप एक्सपोज हो सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नर्सिंग केयर प्रोवाइडर है वो उस मरीज के पास ही नहीं जाए और काउंटर पे ही नर्सिंग सेवा दे के घर आ जाए। नहीं जी, आपको जाना है, आपको लेडाप्रन यूज करना है, आपको 6 फीट दूरी मेंटेन करनी है, लेकिन सेम टाइम नर्सिंग केयर प्रोवाइडर है उसके द्वारा जो केयर रेंडर होती है वह कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आप एक साथ 30 मिनट एक्सपोज हो, उससे अच्छा है कि आप 5-5 मिनट के अंतराल में जाइए, ताकि कम से कम पूरी शिफ्ट 8 घंटे के अंदर जब आप उस इंटरवल में जाएंगे तो आपके सामने जो रेडिएशन का सोर्स होगा उसका आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो लिमिटेड होगा। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो गुड्डू सहरिया जी ने क्या लिख दिया ऐसा, पकड़ो इसको। तो हम यहाँ पे लाते हैं साहब, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइवेट रूम की बात कर गई है, शील्डिंग की बात कर गई है, तो ये तीनों तो बेटा करेक्ट चीजें हैं। रिमूविंग डोजीमीटर नहीं जी, डोजीमीटर तो आपको पहन के जाना है, इससे आपको समझ में आएगा कि रेडिएशन का एक्सपोजर इंडिविजुअल को कितना हो रहा है। 6 फीट डिस्टेंस तो करेक्ट है, लेकिन ये 16 साल से कम को अलाउ करा है वो गलत लिखा है। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन था बच्चे, इस क्वेश्चन का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि आपको ये क्लैरिफाइड किया जाए कि आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप डील करते हो एक इंडिविजुअल को जिसको इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। तो ये बेसिक बात है। इन 3 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, इन 3 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सिंगल रोड की पटरी पढ़ लो भाई साहब। ये सिंगल पटरी जा रही है, फ्री का मिल रहा है तो पच नहीं रहा है क्या? कोई टाइम तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ओनली आई एम टेलिंग टू गुड्डू, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये जो 3 बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप नर्सिंग केयर को डिलीवर करेंगे। तो ठीक है जी, आपको याद रखना है ये बेसिक बातें हैं जो आपको मैंने बोल दी, जो आप करेंगे जब आप डील करते हैं एक व्यक्ति को जिसको इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। तो मेन इंटेंशन था इस क्वेश्चन का ये मैसेज कन्वे करना था कि व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर डीलिंग विद अ इंडिविजुअल हु इज बीइंग गिवन इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद वह आपके समझ में आता हो और आपको इसके बारे में मालूम है। इसका भी इंटेंशन वही है कि आपके लिए इजी करा जाए इस कंटेंट को। तो क्या है, पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन को। ये आपने दिल्ली रोड में आवा read this question and answer as early as possible. अंडरग्राउंड और while giving care to a client with internal cervical radiation implant, the nurse find that the implant is on bed. ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, सेम लैंग्वेज वाला प्रश्न, सेम कॉपी पेस्ट आपको पूछता है और मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जानते भी होंगे। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जानते भी होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना है, क्या रीइंसर्ट करेंगे, पिक द इम्प्लांट विद ग्लोव्ड हैंड एंड फ्लश इट डाउन टू द टॉयलेट, या पिक द इम्प्लांट विद लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप एंड प्लेस इट इन। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी जो रेडिएशन का इम्प्लांट होता है उसको बेयर हैंड से हैंडल नहीं करते हैं। तो बच्चे जब भी आप देखते हो सर्वाइकल इम्प्लांट जब सर्विक्स में प्लेस होता है तो बहुत बार, वेरी गुड बेटा, मैक्सिमम अगर इस प्रश्न को भी अगर कोई गलत आंसर देता है तो वो यहाँ बैठने लायक नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, आपने सबने सही आंसर दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, जो आपको ध्यान में रखना है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या करना है। तो मैंने बोला कि इम्प्लांट अगर बाहर आ जाता है तो आपके पास जो चिटेल फोर्सेप होती है, जो लॉन्ग हैंडेड वाली फोर्सेप होती है, उस फोर्सेप से आप उस इम्प्लांट को होल्ड करें, उस इम्प्लांट को आप लेड कंटेनर में डालें, उस कंटेनर को आप बंद करें और जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप प्रेसित करें आगे। तो बेसिक बात है कि आपको क्या नहीं करना था,
आपको फ्लश नहीं करना है, ग्लव्स पहन के नहीं टच करना है, रीइंसर्ट नहीं करना है, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल नहीं करना है। वंस यू कंप्लीट योर प्रोसीजर देयर आफ्टर यू नीड टू प्रिपेयर इंसिडेंट रिपोर्ट एंड कन्वे दैट मैसेज टू हायर अथॉरिटी। इस समय इम्प्लांट लगाया गया था और ये भाई साहब एक चंद्र प्रकाश रेगर ने जो बनाया है चित्र, उसको आप देख लीजिए। वो चित्र आपको फोटो वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि ये 3 पंखे वाली चीज क्या है यूँ। तो ठीक है जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 4 है, जो आपके ध्यान में होना चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा सकें। पढ़िए इसको और जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। A nurse should plan to implement which intervention in care of a client experiencing neutropenia as a result of chemotherapy? प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूट्रोपिनिया में क्या करते हैं? न्यूट्रोपिनिया में क्या करते हैं? सभी विजिटर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। पुलियां, रोड, रेल ये तो खूब हुई से। ये तो 2 साल से कोरोना ने बर्बाद कर दिया। रोजगार के ऊपर भी बहुत अच्छे ध्यान देते पर ये तो कुछ किस्मत ही साला अब गाना दीजिए आंसर जल्दी से। हालत ही खराब हो गई। काम का इधर धंधा ही को सार रहे काम बजट पैसा पैदा करता सरकार। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। द नर्स शुड प्लान टू इम्प्लीमेंट व्हिच इंटरवेंशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग न्यूट्रोपिनिया एज अ रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी। बेटा न्यूट्रोपिनिया है, न्यूट्रोफिल काउंट कम है, मरीज के अंदर रिस्क है काय का? इन्फेक्शन का। अब आप सोचिए कि उसके अंदर रिस्क है इन्फेक्शन का, तो आप इनमें से कौन सी चीज का ध्यान रखेंगे? आप इनमें से कौन सी चीज का ध्यान में रखेंगे? अब आपको ये समझना है, 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। एक तो है एनीमिया, एक है ल्यूकोपिनिया और तीसरा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। याद रखना बेटा, एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये कंडीशन जो है वो लगभग जितने भी कैंसर हैं उन सभी इंडिविजुअल के सामने होने वाली है, क्योंकि हाँ जी आप आंसर दे दीजिए। अब आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको आप अच्छे से सुनिए। बहुत बढ़िया। एक कौन आंसर दे रहा है? हल्का सेन, ग्रेट। बहुत जल्दी तेरे को नासा वाले ले जाएंगे बेटा। डूब जाओ ना आपने पानी के वजह डूब जाओ जो। सुनो मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब सुनिएगा आप, अब आप सुनिए यहाँ पे। तो फिर वो बहुत अच्छे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ उसको आप सुनिए बच्चे। बच्चों में ये कह रहा हूँ कि जितने भी कैंसर का कॉमन क्वेश्चन है कि जितने भी कार्सिनोमा होंगे उनके अंदर मैक्सिमम को रेडिएशन थेरेपी चलेगा और कीमोथेरेपी चलेगा। और जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी चलता है तो उन सब में एनीमिया, ल्यूकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होना है। इसका तीसरा मतलब ये है कि ये तीनों जो चीजें हैं वो सभी व्यक्तियों को होंगी जिन व्यक्तियों को कैंसर है, जिन व्यक्तियों को रेडिएशन दिया जा रहा है, जिन व्यक्तियों को कीमोथेरेपी दी जा रही है। तो आपको क्या करना है? आपको वो सब नर्सिंग इंटरवेंशन ध्यान में रखने हैं जो आप एक इंडिविजुअल में एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिसको एनीमिया है, जिसको ल्यूकोपिनिया है और जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। और सेम टाइम वही हेल्थ एजुकेशन आप पेशेंट को देंगे। ये 2 चीज आप कंप्लीट करो, आपका कोई भी क्वेश्चन नर्सिंग केयर में गलत नहीं होएगा। कोई भी क्वेश्चन नर्सिंग केयर में गलत नहीं होएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम देखें चंबल जमेन तो ये सहायक नदी काले सिंध या तो डीबरी ताई रह जाओ या पुणे बंडी जन यहाँ तक काले सिंध। तो ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट नीड फॉर हैंड वॉशिंग। बच्चे यहाँ पे न्यूट्रोपिनिया डेफिनेटली इंडिविजुअल इज हैविंग चांस टू डेवलप इन्फेक्शन। आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है इंसर्ट एंड इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। ये हाईली यूजलेस है। कोई भी आदमी जिसको इंग्लिश पढ़ने आती है वो भी इसको गलत कर देगा। रेस्ट्रिक्ट फूड इंटेक से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब 2 बचते हैं कि रेस्ट्रिक्ट ऑल विजिटर। एक ऑप्शन है कि किसी को भी घर में आने ना दिया जाए, किसी को मिलने नहीं दिया जाए। अब याद रखना एनक्लेक्स के अंदर अगर ऑल लिखा है, नन लिखा है
ठीक है जी। ऑल लिखा है, नन लिखा है, तो ये हमेशा गलत आंसर होते हैं। जैसे यहाँ ऑल लिखा है तो ऑल, ऐसा ऑल हो ही नहीं सकता कि हमेशा ऐसा होगा। ऑलवेज, ऑलवेज भी एक गलत है। नेवर लिखा है तो वह भी गलत है। कभी नेवर लिखा हो, कभी ऑलवेज लिखा हो, कभी नन लिखा हो, कभी ऑल लिखा हो, तो ये ऑप्शन मेजोरिटी ऑफ टाइम गलत होते हैं। आप यूं कह रहे हो कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर न्यूट्रोपिनिया हुआ तो घर में किसी को अलाउ नहीं करो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को अलाउ ही ना करें। हाँ, आप अलाउ करिए, लेकिन आप बैरियर नर्सिंग को एम्प्लॉय करें, आप ग्लव्स यूज करिए, आप मास्क यूज करिए, तो उससे आप सेकेंडरी चांसेस जो है इन्फेक्शन के पेशेंट को, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है हैंड वॉशिंग। और आप जानते हैं हैंड हाइजीन आजकल पूरा वर्ल्ड हाथ धोने के पीछे और मास्क के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि मजबूर कर दिया है लोगों ने, मजबूर कर दिया है कोरोना के लिए। तो आप जानते हो हैंड हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, और बार बार हाथ धोना, वही हाथ धोने की स्टेप्स आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो हैंड हाइजीन एक सिंगल इंटरवेंशन है जिससे डिजीज के ट्रांसमिशन को आप ग्रेटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, लाइबॉय का साबुन लाइएगा और उससे अच्छे से हाथ धोइएगा, और जब आप उसको अच्छे से हाथ धोएंगे तो आप देखेंगे जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के, उसको आप ग्रेटली रिड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था, जो मेन कंसेप्ट था इन्फेक्शन का, यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी आ सकता है जहाँ पे बैरियर नर्सिंग की बात की जा सकती है, तो आप उसको भी करेक्ट मानेंगे। तो ठीक है जी, ये क्वेश्चन था जो आपको ध्यान में होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग साहब, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों में जिनमें ल्यूकोपिनिया या ल्यूकोपिनिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद मल्टीपल myeloma, which would the nurse expect to note specifically in this disorder? बता रखा है मल्टीपल माइलोमा है पेशेंट के अंदर। बताइए जल्दी से क्या आंसर है। पागरीची पूरी हो, पण कोई जना जे कच्ची खड़ी हूं मैं सुल्तानपुर में बाईपास खड़ा हूं। हां, वो हाईवे चाह रहे थे ना, तो हाईवे की बात। मम्मी माने डेटोल का धूला अभी तक मम्मी के पास ही पड़ा है बेटा, बड़ा नहीं हुआ तू। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। अगले आधे सेकंड में पूरे आंसर आ जाने चाहिए, जितने भी लोग इसको व्यू कर रहे हैं। गांव में कड़ू 6 लेन की बात बता रहे हैं। आदम का है वो आपने आगे जगह जगह पूरी जब मान ले मकान ही रहोगे, मकान रहोगे, ये मान लिया अपनी सारी बढ़िया से तो होटल खोल दीजिए, मकान जगह दूर से रहो तो कोई को ना रहा तो कोई को ना। और तो काय कैसे पागल से कौन सा मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड करता हूं, मम्मी पापा जी रोज आप आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया। तो खुद का धंधा यहाँ पे पूछा मल्टीपल माइलोमा है, में नहीं खबर तो उस इंडिविजुअल के अंदर हम क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे जमीन खरीद लेगा, लेकिन लगाओगा कौन, लेकिन वो बाद में 98% लोगों ने जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है कैल्शियम ज्यादा होना। अरे भाई, अब ये भी बता दीजिए कि कैल्शियम ज्यादा क्यों होता है, हाइपर कैल्शियमia क्यों होता है, इसका भी आंसर दीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, कौन इसका आंसर देगा। खूब खरीद लिया 2-5 लाख में। हाइपर कैल्शियमिया, व्हाई हाइपर कैल्शियमिया वन कैन सी इन इंडिविजुअल हु इज हैविंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सॉरी हु इज हैविंग मल्टीपल माइलोमा। तुमको देख के तुम्हारा असर मेरे पे भी आ गया, मल्टीपल की जगह स्क्लेरोसिस बोल दिया, न जाने आगे मैं क्या क्या लाख की जमीन खरीदे थे जो ना 2.5 करोड़ देवताओं। ओके, तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल, व्हाई इंक्रीज कैल्शियम लेवल वन कैन सी इन इंडिविजुअल हु इज हैविंग मल्टीपल माइलोमा ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे पीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है क्या, बॉन्ड डिस्ट्रक्शन, बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन, प्लाज्मा सेल एंटर इनटू बॉन्ड। बहुत बढ़िया बेटा, जो वजह है वह सिंपल है, ऑस्टियोलाइसिस ड्यू टू एबनॉर्मल इनफिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सेल इनटू बोन मेरो लीड्स लॉस ऑफ कैल्शियम ज्यादा इनटू ब्लड। बेकार रास्ता है तो कथाई मासो शिवदास पर मास 450 ओके,
2 घंटा तो मल्टीपल माइलोमा यानी कि मल्टीपल माइलोमा का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। मल्टीपल माइलोमा के 5 प्रश्न आपको पूछ सकते हैं मोटरसाइकिल जो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द सेकंड नेम, अनदर नेम ऑफ मल्टीपल माइलोमा? व्हाट यू मीन बाय मल्टीपल माइलोमा? पहला प्रश्न, व्हाट यू मीन बाय मल्टीपल माइलोमा? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मल्टीपल माइलोमा? हु विल आंसर? क्या नाम है? नोबडी इज आंसरिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं आपकी रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। मल्टीपल माइलोमा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? नो वन। ओके बेटा, ये करेक्ट आंसर हाइपरकैल्सीमिया। देखो WBC का कोई रिलेशन नहीं है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अभी तक हम नहीं सोच रहे हैं, और प्लाज्मा सेल है उनके नंबर बढ़ जाते हैं न कि, तो ये तीनों गलत है। करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे की कहानी बताइए आप। मल्टीपल माइलोमा का दूसरा नाम है, अब कोई ने, बहुत बढ़िया, हैरी चौधरी, यू आर ग्रेट माय डियर। कहलर डिजीज बोलते हैं, है ना? अभी थोड़ा सा इसमें कहलर है ना, तो कहलर डिजीज इसका नाम है साहब। हम मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, माइलोमा जो होता है, माइलोमा जो होता है आप बोलते हैं माइलोमा प्रोटीन। तो हम इसको डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली ये कंडीशन क्या है। अगर आप इसको देखते हो तो मल्टीपल माइलोमा इज abnormal proliferation, abnormal malignant proliferation of plasma cell। आप जानते हैं जो बी लिम्फोसाइट होती है वह तब्दील होती है प्लाज्मा सेल में, और ये जो प्लाज्मा सेल है वह किस में तब्दील होती है, तो आप जानते हैं एंटीबॉडी में। और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वह क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन्स होते हैं। तो होता क्या मल्टीपल माइलोमा के अंदर, मल्टीपल माइलोमा के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो आपकी प्लाज्मा सेल है उसका अबनॉर्मल प्लॉरिफरेशन होने लगेगा, उसका अनकंट्रोल मैनर में ग्रोथ होने लगेगा, डिवीजन होने लगेगा, और आप देखोगे ब्लड के अंदर प्रोटीन मिलेगा, ब्लड के अंदर अबनॉर्मल प्रोटीन मिलेगा। उस अबनॉर्मल प्रोटीन का नाम है माइलोमा प्रोटीन। इसलिए देखते हैं और हम शब्द यूज करते हैं मल्टीपल माइलोमा। Why do we call this disorder as a multiple myeloma? Because here one can see there is a abnormal proliferation of plasma cell is happen, and due to that abnormal proliferation one can expect ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगा, अबनॉर्मल प्रोटीन मिलेगा। और ये जो प्रोटीन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, माइलोमा प्रोटीन। इसलिए इस बीमारी का नाम क्या हो गया, मल्टीपल माइलोमा। एक ऐसी बीमारी जहाँ पे ब्लड के अंदर माइलोमा प्रोटीन मिलता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, इसको जिसने भी देखा था उसका नाम था जॉन्स बेंस। क्या नाम था, बेंस जॉन्स बोलते हैं, बेंस जॉन्स प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, बेंस जॉन्स प्रोटीन। आप लिख लीजिएगा, ये जो माइलोमा प्रोटीन है उसी का दूसरा नाम क्या है, बेंस जॉन्स प्रोटीन। पूछा है कि क्या मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि पेशेंट इज हैविंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आप बोलना अ प्रेजेंस ऑफ बेंस जॉन्स प्रोटीन इन ब्लड एंड बोन मेरो डज सिग्निफाई इंडिविजुअल इज हैविंग व्हाट, इंडिविजुअल इज हैविंग मल्टीपल माइलोमा। तो ये जो माइलोमा प्रोटीन है उसका दूसरा नाम क्या है, बेंस जॉन्स प्रोटीन है। अब आप इंटरेस्टिंगली देखिएगा इस बीमारी में क्या होता है। इस बीमारी के अंदर ये जो प्रोटीन है, ये जो प्लाज्मा सेल है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपका जो बोन मेरो होएगा उस बोन मेरो के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी। और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बोन मेरो में इन्फिल्ट्रेट हो जाएगी तो आप देखोगे बोन के अंदर जो इंटरमेडुलरी स्पेस होएगा वहाँ पे प्रेशर रेज होएगा।
और जब वहाँ पे प्रेशर बियॉन्ड टॉलरेंस होएगा तो आप देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल में क्या होने लगेगा, ऑस्टियोलाइसिस होने लगेगा। और जब ऑस्टियोलाइसिस होएगा तो आप देखोगे यहाँ से कैल्शियम है वह कहीं ना कहीं बाहर की तरफ क्या होने लगेगा, रिजॉर्ब होने लगेगा, निकलने लगेगा, डीमिनरलाइजेशन होएगा। और उसका वजह से आप इंडिविजुअल के अंदर देखेंगे ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा कि ये जो इंक्रीज बेंज जोन्स प्रोटीन है, ये जो इंक्रीज माइलोमा प्रोटीन है वो ब्लड के अंदर रहेगा। ब्लड से कहाँ जाएगा, रीनल, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो ग्लैमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये लोड कोज करेगा, कहीं ना कहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा और ट्यूबल को डैमेज करेगा। तो इंडिविजुअल के अंदर जो रीनल फेलियर होने की संभावना है वह बढ़ जाएगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आउटकम इसका क्या होता है, रीनल फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे एक शब्द यूज करा जाता है आपको याद रखने के लिए, याद रखिए क्रैब। ये क्रैब है वो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है किसका, मल्टीपल माइलोमा का। सी का मतलब क्या है, हाइपर कैल्सीमिया। आर का मतलब होएगा रीनल फेलियर। ए का मतलब होएगा एनीमिया। एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा सेल है उसने पूरे बोन मेरो को ऑक्यूपाई कर दिया है। और जब बोन मेरो को आप ऑक्यूपाई कर देंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे जो हमारे अंदर इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है वो इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो आपको ये भी समझना है कि एनीमिया एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और चौथा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है बेटा बी का मतलब है बोन के अंदर लीजन होना, मतलब इंडिविजुअल माइट हैव चांस फॉर फ्रैक्चर। इंडिविजुअल के अंदर फ्रैक्चर की प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेफिनेट बेटा रीनल सिस्टम के अंदर देखा जाए तो रीनल फेलियर के साथ साथ रीनल स्टोन होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इंडिविजुअल फॉर रीनल फेलियर। इंडिविजुअल के अंदर फ्रैक्चर की संभावना, इंडिविजुअल में एनीमिया है, इंडिविजुअल में कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है तो उसका वजह से हार्ट पे क्या अफेक्ट हो सकता है, ब्रेन पे क्या अफेक्ट हो सकता है, उन चीजों का मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट काम है बच्चे। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो भी बात मैं बता रहा हूँ वो किसकी बता रहा हूँ, मल्टीपल माइलोमा की बता रहा हूँ। तो माइलोमा प्रोटीन है, बेंज जोन्स प्रोटीन है, प्लाज्मा सेल का कैंसर है, क्रैब करके फाइंडिंग आती है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, रीनल स्टोन, रीनल फेलियर, एनीमिया एंड बोन लीजन, and bone lesion, osteoporotic changes, and individual might have chance to develop fracture. So these are the important event one can assume in an individual who is having multiple myeloma. तो आपको ध्यान में होना चाहिए being as a nursing officer, आप ध्यान में रखना कि हमारा भाई कहीं गिर न जाए, और अगर गिर गया तो वो टूट जाएगा। हमारे भाई के अंदर ऑप्टिमम फूड इंटेक मेंटेन करिएगा, कैल्शियम के लेवल को मॉनिटर करिएगा, आप कहीं के अंदर इंटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करिएगा। तो ये बेसिक बातें हैं नर्सिंग केयर के हिसाब से जिसको आपको सुनने में काफ़ी असहजता महसूस होती है। और याद रखिएगा आपका जो विकेट गिरेगा वही केयर गिरवाएगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बवंडर हो रहे हैं उनमें जो असेंशियल कंटेंट है वो कहीं ना कहीं गौण हो रहा है। और वो असेंशियल कंटेंट क्या है, नर्स और नर्सिंग। ठीक है जी, तो जो भी बात है ये एक क्वेश्चन था और इसका जो आंसर था वो क्या था बच्चे, इसका आंसर था इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड वन कैन अज्यूम। सेम क्वेश्चन है, सेम फील्ड से है, आंसर शायद मैंने बोल दिया है, जल्दी से पढ़ के जल्दी से आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ताकि हम और आगे बढ़ सकें। The nurse is creating a plan of care for client with multiple myeloma and include which प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन प्लान। आप एक इंडिविजुअल को केयर कर रहे हैं जिसको मल्टीपल माइलोमा है, निम्न में से कौन सी चीज आप उस इंडिविजुअल के अंदर एम्प्लॉय करेंगे जिसको मल्टीपल माइलोमा है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। प्लीज आंसर इट, जल्दी से आंसर दीजिए इसका कि मल्टीपल माइलोमा है तो मल्टीपल माइलोमा के 4-5 प्रश्न थे जो हमने एड्रेस कर लिए हैं, फिर भी ये एक कंसोलेशन के हिसाब से बात है। आप जल्दी से आंसर दीजिए इसमें क्या है, इंकरेज फ्लूड है क्या, और अगर इंकरेज फ्लूड है तो क्यों है वो भी आंसर दीजिएगा ताकि समझ में आए मेरे को कि आप क्या सोच रहे हो, ऐसे तुक्का तो नहीं मार रहे आप। क्यों इंकरेज फ्लूड देंगे, क्यों इंकरेज करेंगे फ्लूड को,
मैंने कहा मेरे को तू पकड़ ले चाल यार। बहुत बढ़िया, आप अच्छे आंसर दे रहे हो। तू यहाँ कर बा कमलेश यार, क्यों इंकरेज करेंगे फ्लूट के लेवल को? जो मैं क्यों आसू हैं जो साड़ो मनाई कर दियो जो बर्बाद दे हैं। ओके, बापू फिर आ चुके हैं, वेलकम। हाइपर कैल्शियम प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन, एलिमिनेटिंग कैल्शियम, बता ना काल परशुद्धन में मनाई कर दी टू एड्रेस ब्लड विस्कोसिटी, टू एड्रेस ब्लड विस्कोसिटी, डाइल्यूट कैल्शियम इन ब्लड। यूट्यूब पे आड़ो में फॉर्म भरे हो तो नंबर वा कोई अकन भेजन लिस्ट है जो मैं अगर वाले को बेचो ही को नाम को सिंपल सी बात है, जो हाइपर विस्कोसिटी हो रखा है और से जो लिस्ट में नाम ही कौन। और मको भाई सुन ना है तो मैं तो उस हाइपर विस्कोसिटी को आपको एड्रेस करना है। आप जानते हैं कितना प्रोटीन और कितना कैल्शियम है मत चलेगो और क्या ऑस्मोलरिटी हो रखी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको एड्रेस करने के लिए आप उस इंडिविजुअल के अंदर इंकरेज करेंगे फूड इनटेक। रेस्ट आर मे बी नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ओके, ये एक क्वेश्चन था और कुल मिला के ये बात जो मैं पहले बोली जो आपको ध्यान में रखें। बाकी एक फ्रैक्चर का भी प्रश्न पूछ सकता है, इनटेक आउटपुट का पूछ सकता है, रीनल स्टोन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और मैंने और बताई है आपको कि साहब उस मरीज के अंदर कैल्शियम और कैल्शियम के जो इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, उसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया बेटा, हाइपर विस्कोसिटी है तो उस विस्कोसिटी को एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं। अब इसमें आपका कैल्शियम भी आ गया, प्लाज्मा भी आ गया, यूरिन आउटपुट में बढ़ोतरी भी आ गई, तो ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। अंदर चाय बनाऊंगा। एक पेशेंट को क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, तो अंदर ही आ जाओ। तो प्लीज रीड क्वेश्चन एंड आंसर। डबल बेड में तो ग्रैंड सुते ना तक ले रहा होगा। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो मैं तो सादा जिंदगी जी भर भाई जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। A nurse is reviewing the chart of client who is newly diagnosed with chronic lymphocytic leukemia. लेबोरेटरी वैल्यू पूछी है। CLL में क्या देखते हैं? CLL के अंदर हम क्या देखते हैं? What one can see in CLL? Read the question and answer carefully. What one can expect in chronic lymphocytic leukemia? You have to be fast enough. फास्ट होइए ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि एक और एरिया ऑफ डिस्कशन हमारा लेफ्ट है अभी, इसलिए chronic lymphocytic leukemia. What is chronic lymphocytic leukemia and what one can see in chronic lymphocytic leukemia? What do you mean by leukemia? A group of malignancy characterized by abnormal proliferation of hemolytic blood cell into bone marrow in immature form. What is leukemia? तो leukemia क्या है? तो आप बोलेंगे group of malignancy characterized by abnormal proliferation of hematopoietic blood cell into bone marrow in immature phase. तो उसका नाम है क्या साहब? ल्यूकेमिया। और यहाँ पे हम देखते हैं ल्यूकेमिया दो टाइप का हो सकता है। अगर लिम्फोब्लास्ट से ओरिजिनेट होता है तो क्या बोलते हैं, और माइलोब्लास्ट से ओरिजिनेट होता है तो क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं बेटा, एक तो अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, अक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया और क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। तो यहाँ आपको ये समझना है। चलो इसी बहाने में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होएगा? ESR बढ़ जाएगा। ESR बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा वो मेन कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो यह नहीं है।
जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिविजुअल के अंदर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है तो क्या होगा, तो मैंने बोला कि अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होगा किसका, लिम्फोसाइट का। किसका होगा साहब, लिम्फोसाइट का। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात क्या देख रहे हैं हम कि पेशेंट के अंदर जो लिम्फोसाइट है वो क्या है साहब, बड़ा हुआ है। और सेम टाइम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रखा है, इसलिए हो रखा है क्योंकि आपका जो बोन मेरो है उस बोन मेरो के अंदर भी आप देख रहे हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट्स जो है वो इन्वेड करी गई है, जिसका वजह से जो थ्रोम्बोसिस होना है वो इंडिविजुअल में इफेक्टिव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है, बी इज अ करेक्ट आंसर दैट वन कैन अज्यूम इन इंडिविजुअल हु इज हैविंग ल्यूकेमिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको समझना है ल्यूकेमिया 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 के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि ल्यूकेमिया किसका कैंसर है। दूसरा प्रश्न ये है कि ल्यूकेमिया कितने टाइप का होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में आप क्या देखेंगे ब्लड में, अक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया में क्या देखेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वन कैन सी इन अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इन ब्लड, व्हाट वन कैन सी, जल्दी से आंसर दीजिए। अक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया में क्या देखेंगे, व्हाट वन कैन सी इन क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया एंड व्हाट वन कैन एक्सपेक्ट इन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जल्दी से बोलिए। यहाँ पे आपको अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन किसका मिलेगा, Nobody is answering. I am waiting for your answer. In acute lymphocytic leukemia, what cell, किस कौन सी कोशिका का abnormal proliferation आपको मिलेगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप इसका। In acute lymphocytic leukemia, what one can see in blood, किसका abnormal proliferation होएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे किसका abnormal proliferation होएगा, यहाँ पे किसका abnormal proliferation होएगा और यहाँ पे किसका अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होएगा। पहले जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया बच्चे। सुनील चाहर जल्दी से आंसर दे बेटा, तू तो सुन ही रहा होगा क्लास को बहुत अच्छे से, जो पूछते हैं वही आंसर दीजिए। दिनेश मीणा जी पहले आप फोकस करिए यहाँ पे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका। मैंने पूछा है खाना खाया तो आप कह रहे हैं कल मैं सोया था, ऐसा नहीं है। लिम्फोसाइट इज नॉट अ करेक्ट आंसर ऑलवेज, प्लीज आंसर। यहाँ पे अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन किसका हो रहा है, अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होएगा लिम्फोब्लास्ट का। अक्यूट माइलोजिनस में अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होएगा माइलोब्लास्ट का होएगा साहब। और यहाँ पे अगर आप देखते हो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जहाँ पे आप देखोगे अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होएगा ग्रैन्युलोसाइट का। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंडिविजुअल के अंदर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होएगा मैच्योर लिम्फोसाइट का, मैच्योर अबनॉर्मल लिम्फोसाइट का। तो पहले तो आपको ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि कौन से में क्या देखते हैं, क्योंकि ब्लास्ट सेल अलग होती है, ग्रेन्युलोसाइट अलग होती है और लिम्फोसाइट अलग होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो अलग है, आप जानते हो इसको। तो यहाँ इंटरेस्टिंग है कि पहले आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वन कैन एक्सपेक्ट इन क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया के अंदर किसका होएगा, तो यू हैव टू आंसर यार ग्रेन्युलोसाइट का अबनॉर्मल प्लोरिफरेशन होएगा। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इनमें से सबसे कॉमन बच्चों में कौन सा होता है, तो लेस देन 15 ईयर में कौन सा होता है बच्चे, अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो मैं इस बहाने बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं बना पा रहा हूँ उन क्वेश्चन को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। तो आपको पूछे कि सबसे कॉमन बच्चों में कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया वन कैन सी इन बच्चों में कौन सा होता है, तो आप बोलिएगा अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। वेयर एज मिडिल एज की बात करें तो 15 से 40 और 39 साल के लोगों में कौन सा होएगा, अक्यूट माइलोजिनस। मे बी 4th डिकेड में कौन सा होता है, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। एंड मे बी 60 ईयर वाले इंडिविजुअल में कौन सा होता है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे।
अगर आप समझो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। मिनिमम 4-5 लाख तो कम खाएं। हाँ जी, तो ये हमारे लिए प्रश्न थे। अब और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस किसका है? अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का प्रोग्नोसिस सबसे बेहतरीन है इन सब में से। और सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका है? अक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया का जो प्रोग्नोसिस है वह क्या है? वर्स्ट है। अक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया का जो प्रोग्नोसिस है वह क्या है? वर्स्ट है। ये आपको समझना है। तो यहाँ पे न्यूमरस क्वेश्चन अराइज होते हैं। एटलीस्ट आप इनको सोचिए, समझिए, पढ़िए कि किस में क्या दिखता है, कौन सी किस एज में होता है, कौन सा का प्रोग्नोसिस अच्छा है, कौन से का प्रोग्नोसिस बुरा है। एटलीस्ट आपको इनके बारे में आइडिया होने चाहिए। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है? कौन आंसर देगा? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, व्हाट यू मीन बाय फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम? कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर ल्यूकेमिया? कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम इफ इंडिविजुअल इज हैविंग माइट हैव चांस टू डेवलप ल्यूकेमिया? और कौन सा रिस्क फैक्टर, रेडिएशन कौन से टाइप के ल्यूकेमिया के अंदर कोई प्रकार का रोल प्ले नहीं करता? ये सब क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरा यहाँ पे कोशिश होता है कि कम समय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को बताऊं। समझ रहे हैं वो समझिएगा, नहीं समझ रहे हैं वो खेल के चले जाइएगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि साहब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है। अगर पूछे तो ट्रांसलोकेशन होता है अगर 9 और 22 के बीच में, तो उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन किस किस के बीच में? 9वें और 22 के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें पे ट्राइसोमी होएगा तो उसको क्या बोलिएगा? डाउन सिंड्रोम। एप्स्टीन बार वायरस गलत आंसर है बेटा। एप्स्टीन बार वायरस रिलेटेड होता है किसके साथ? हॉचकिन डिजीज के साथ। जबकि यहाँ मेरा क्वेश्चन था ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के लिए ह्यूमन लिम्फोसाइटिक वायरस है, वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ठीक है जी, ये क्वेश्चन है जो आपको समझने चाहिए थे। मे भी हम आगे चलते और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट, और जल्दी से आप इसको आंसर दीजिए, आपका स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से आंसर दीजिए, आपका स्क्रीन के ऊपर। गुमराह कर दिए। 20 लाख रुपए जमीन ले, 20 लाख को हम पड़ो जमानो खोटो जमानो खोटो तो कहीं को तो बच्चों ने आंसर दे दिया सी ब्रेथ साउंड। और क्यों सी ब्रेथ साउंड वो भी जल्दी से जस्टिफाई कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। सोकड़ो से जहाँ गया वो कलर मंजू के साथ, अरे वो साला वो कहीं को रात को सेकेंडरी इन्फेक्शन, ल्यूकोपिनिया, नाइट ड्यूटी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया। इसलिए दिन की ड्यूटी रहते ना तो रात को अकेले न सो। ये इसका आंसर है। तुम्हारे ससुर ने कोई सुआ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। फिर वो लड़की ने हॉस्टल में जा सो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अबनॉर्मल वैल्यू अर्ली इन कोर्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा? ये तो रे भाई इसका भी आंसर जल्दी से दीजिए आप। मेरा हम ही आ रहे थे, हमसे पहले हम रूम ले रहे थे। प्लीज डू फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अबनॉर्मल वैल्यू? कौन से सब्सटेंस की अबनॉर्मल वैल्यू देखी जाती है मल्टीपल माइलोमा के अंदर? देख चल जाते। इसका क्या आंसर हो सकता है? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नीचे का फ्लोर में सारा फैमिली होगा, 2 रूम प्लीज बन्या फैमिली का, तो भाई सारा। हैव यू आंसर दिस क्वेश्चन? आप डिले हो तो इसका क्या आंसर है बच्चे? मल्टीपल माइलोमा के अंदर अबनॉर्मल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है? बी, इम्यूनोग्लोबुलिन। बी सेल डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएटेड इनटू इम्यूनोग्लोबुलिन। और यहाँ पे कैंसर है इसका प्लाज्मा सेल का।
ए नहीं है बेटा, ए कहाँ से आ गया? रेड ब्लड सेल कहाँ से आ गया? सी कहाँ से आ गया भाई? तो पहले खाना सी कहाँ से आ गया? या मैं तो कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया आप पे और बड़े हल्के में ले रहा था। यहाँ कर लीजिए और WBC कहाँ है इधर? प्लाज्मा सेल और इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे आप जानते हैं ना, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये पूरा पाथवे जानते ही हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, अबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन हम देखते हैं मल्टीपल माइलोमा के अंदर। खिड़की खोले ने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जल्दी से आंसर दीजिए। जगर लागे साड़ी ताती लागे थे अब दोपहर में सलाद फिर आया ताती लागे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लंग कैंसर हैज बेस्ट प्रोग्नोसिस? बैठे बेस्ट प्रोग्नोसिस कोई बीड़ी सिगरेट भी बड़ा आदमी की रहने गाड़ी सिगरेट बेस्ट गुटखा नहीं प्रोग्नोसिस, खावे बाकी में तो बैठ जाओ जो बीड़ी जल्दी से आंसर दीजिए। तो रे गाड़ी में पता है बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है? बाबा पान तो उल्टी आ जैसा कि तुम बैठा ही को ना पतो बेस्ट प्रोग्नोसिस और घना गाड़ी में सेंट फेंट चढ़ कर रहेगा जहाँ वर्स्ट ने बैठे जाओ प्रोग्नोसिस। बताइए जल्दी से। A client with अरे हम जोरा आलू लंग्स का कैंसर पराठा में बना आ रहे चुके हैं थे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और कोशिश करेंगे लंग्स कैंसर की चीजों को एड्रेस करने का। यार क्यों समझाओ तो चोरो खा भाई खेरे बेस्ट प्रोग्नोसिस का मतलब अच्छा कौन सा है, रिलेटिवली अच्छा कौन सा है? बना ले वो रिलेटिवली अच्छा कौन सा है बच्चे? यहाँ पे ए और डी और सी के अंदर कंफ्यूजन है। ए डी और सी, ए डी और सी। जैसे ऑन करेगा मैसेज चल जाएगा। आलू का पराठा खावा वो जनाट मन को आए थे ना, मैंने उसको लिख दिया। आलसी लोग आंसर दीजिए। आईडी भेजना है, दीपिका की आईडी भी भेज दी और जोधा सर की आईडी भेज दी। वो जैसे ऑन करेगा तुरंत भेज देगा। नहीं वो तो उस टाइम इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सबसे सही लगता है वो है स्क्वामस सेल। कंप्लीट करूंगा तो मेल कर देना। ये स्लो ग्रोइंग है। हाँ बस उसका जैसे फोन कर बिल्कुल इट इज अ स्लो ग्रोइंग और इसके अंदर लेट मेटास्टेसिस होता है। अगर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर कौन सा होएगा? जो सुन रहे हैं वो आंसर दीजिए। इफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा is not there in option, then what will be the correct answer? I am asking you another question. Question number 2. If this option is not there, then what will be the answer? एडिनोकार्सिनोमा वर्स्ट प्रोग्नोसिस एंड बेस्ट। गलत है बेटा, एकदम गलत हो आप। जल्दी से बताइए, अभी अच्छे की बात हो रही है। सबसे अच्छा तो रामलाल ये है स्क्वामस सेल, लेकिन आज स्क्वामस सेल नहीं आया तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? इफ स्क्वामस सेल इज नॉट देयर देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? प्लीज प्लीज भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरे को एग्जाम लिखना है। अरे देना है तो दे दो आंसर। देन यू शुड से एडिनोकार्सिनोमा। फिर आपको बोलना चाहिए क्या बेटा? एडिनोकार्सिनोमा। और महाराज ये दोनों तो एक ही हैं, ओट सेल और स्मॉल सेल तो एक ही हैं। न जाने ओट क्या है न गोट क्या है, भगवान जाने क्या हो रहा है। जो बात है कोशिश कर रहे हैं क्लैरिफाइड करने का। तो देखो ये जो लंग्स कैंसर होता है वो खतरनाक चीज है भाई साहब। इम्पोर्टेंट कारण है मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का। ठीक है महाराज, दो टाइप का मेनली हो सकता है। नहीं फोन नहीं बेटा, फोन नहीं। अब मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा, लक्षित मान जा है ना। पहला जो है उसको हम बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, और दूसरा है स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। फिर से सुन लो, एक ही बार बोलूंगा मैं, वन टाइम, एक ही टाइम बोलूंगा। नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, और दूसरा कौन सा है? स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा में पहला जो टाइप है जिसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और एप्लीकेशन लेकर दिया जाओ तो गायब ना
ग्रीवेंस ने डाला। तीसरा जो टाइप है उसका नाम है लार्ज सेल कार्सिनोमा। 2 दिन की सैलरी में एप्लीकेशन दे रहे हो, इससे बढ़िया पूछो ना पहले क्यों कटी है। और चौथा जो टाइप है उसका बताएगा नाम है आपको बच्चे absent है, क्या है, क्या नहीं। ब्रोंकियल कैंक्रोइड्स। हैं? और ये जो स्मॉल हाँ। सेल लंग्स कार्सिनोमा है उसका दूसरा नाम है ऑट सेल हो कार्सिनोमा। सकता है सिंगल बन, जाके पूछो ना हमारे एचआर में, बताएंगे वो। कार्सिनोमा। एब्सेंट किस चीज की है, मैं तो आई हूँ अब छुट्टी आप पे। इसमें देखिए, अब आप इसको अकाउंट से क्या देखिए। मतलब है? निशा अकाउंट वाले एम्स तो एचआर नर्सिंग वाला ऑफिसर, जो डिटेल बना के देगा उसी की सैलरी देगा वो तो। सुन ले बेटा, ये अकाउंट वाला बोल देगा साहब आपकी 13 यहाँ पे absent आप है। देखिए मैं आप बहुत सारे एचआर में जाके क्वेश्चन बोलो यहाँ पे 13 absent किस क्लासिफाइड चीज की, करता वो हूँ। बताएगा आपको बायोमेट्रिक निकाल के। नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा और स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। तो ज़्यादातर लोगों में 80% लोगों में कौन सा होता है? नॉन स्मॉल सेल। पहला क्वेश्चन। हैं? मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल में कौन सा कैंसर होता है? मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल में कौन सा कैंसर होता है? नहीं नॉन करेंगे, स्मॉल नहीं सेल करेंगे। लंग्स कार्सिनोमा। और ओनली 20% में कौन सा होता है? स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। उनका पहला क्या है, क्वेश्चन। एक दो दिन की सैलरी कटी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, अब ये जो चारों रूप एक हैं दिन की सैलरी से केकेजी काटी उनमें है। सबसे अब ज्यादा संडे की कौन absent सा बता होता देगी, है? क्योंकि तो संडे को केकेजी ऑफ रहता है। 40% इंडिविजुअल में होता है चेयरमैन ने बोला ठीक है, इसका एडिनो गलत है। कार्सिनोमा। डालो उसकी ये दूसरा क्वेश्चन है। अब किसी के जैसे मेरी 2 दिन एमसीक्यूज की नंबर कटी। 1, मेरा एमसीक्यूज चेक किया नंबर तो मेरा 2। बायोमेट्रिक नहीं था। अगर ऑप्शन में ये लिखा है तो ये आंसर होएगा, और अगर बायोमेट्रिक ये नहीं करेगा, आंसर पेशेंट नहीं किस है, चीज़ की ये वोटर आंसर नहीं है, तो आपका आंसर होएगा एडिनो कार्सिनोमा। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर माइट हैव लीजन, और उनके अंदर आप देखते हो जो प्रॉब्लम होएगा वह होएगा। और आप इसको क्या बोलते हो? ब्रोंकियो एल्वियोलार कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ब्रोंकियो एल्वियोलार कार्सिनोमा। ब्रोंकियो एल्वियोलार कार्सिनोमा। और ये 40% इंडिविजुअल में होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? तो 25 से 30% ये होता है। स्टोन थी गॉल फिर आप आगे जैसे जाएंगे तो 10 से 15% इसको लेंगे। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सबसे कॉमन टाइप का लंग्स कैंसर कौन सा है? नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। दूसरा आंसर मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन है साहब एडिनो कार्सिनोमा। अगर एडिनो कार्सिनोमा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आंसर क्या है? आंसर है ब्रोंकियो एल्वियोलार कार्सिनोमा। ठीक है जी, ब्रोंकियो एल्वियोलार कार्सिनोमा। और ब्रोंकियल कैंक्रोइड्स है वो मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर? बच्चों के अंदर। याद रखिएगा, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें अगर आपको पूछ ले तो जो सबसे कॉमन होता है वो कौन सा होता है? ब्रोंकियल कैंक्रोइड्स। ये सबसे कॉमन होता है। सबसे बुरा वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा है? वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा है? वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा है? स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। बताइए वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला कौन सा है? स्मॉल सेल लंग्स कैंसर सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला है। सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। उसके बाद अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी है? एडिनो कार्सिनोमा की। रो पड़े क्या? द मोस्ट कॉमन कॉज वन कैन सी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इज स्मोकिंग। आंसर है। ये प्रश्न है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। वह कैंसर जो महिलाओं में ज्यादा होता है और पुरुषों में कम, महिलाओं में ज्यादा होता है और पुरुषों में कम, वह कौन सा है? एडिनो कार्सिनोमा। महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों के बनस्पत, और बाकी जितने भी कैंसर है वो मेल में ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। तो भाई साहब बहुत सी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और मैंने आपको बताया कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है। तो क्या आंसर है? महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। अरे बेवकूफ़ों, बात हो रही है इधर की, लंग्स कैंसर की, और नालायक क्या आंसर दे रहे हैं? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है। हद हो गई यार, कुछ खाने, हद हो गई। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ महिलाओं के अंदर अगर आपको पूछे लंग्स कैंसर के बारे में तो एडिनो कार्सिनोमा आंसर है। बच्चों में कॉमन कौन सा होता है? तो ब्रोंकियल।
ब्रोंकियल कैंक्रोइड्स आंसर है। पुरुषों में कॉमन कौन सा होता है, तो बाकी जितने भी है वो पुरुषों में कॉमन है। सबसे खतरनाक कौन सा है, तो स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, जिसका दूसरा नाम क्या है, हॉट सेल कार्सिनोमा। ये स्टेटिक्स है जो ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे हैं। सेंट्रल एरिया में कौन सा होता है, पेरिफेरल एरिया में कौन सा होता है, एपिकल रीजन में कौन सा होता है, पैरानियोप्लास्टिक कंडीशन के साथ कौन सा एसोसिएट होता है, क्या है पैरानियोप्लास्टिक कंडीशन। तो आप अगर ये सब सुनेंगे तो शायद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। तो आपका कोऑपरेशन मैं देख रहा हूँ, इतना ही ठीक है। ज़्यादा ज्ञान बहुत बार गलत साबित होता है, भारी पड़ जाता है। इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अब्डोमिनल ब्लोटर हो जाता है, सेरिब्रल में ब्लोटर हो जाता है, न जाने और क्या क्या हो जाएगा, और हम पे आप एलिगेशन लगा दोगे। प्रश्न और क्या थे तो मैं बोल देता हूँ, प्रश्न ही बोल देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि